लेक्चर नंबर 28। कल जो है मैंने वो डिफरेंशियल फॉर्म जो थी काज़िज़ लॉ की उसको प्रेजेंट किया था। आज हमने इसकी जो है वो इंटीग्रल फॉर्म काज़िज़ लॉ की जो है वो कैलकुलेट करके देखनी है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ काज़िज़ लॉ। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है काज़िज़ लॉ की, is given by del dot E is equal to rho over epsilon naught। ठीक है, ये दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपने डिफरेंशियल फॉर्म जो है इसको यू हैव कैलकुलेटेड यस्टरडे। अब इसको अगर इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दें ओवर द वॉल्यूम, इफ वी इंटीग्रेट 1 ओवर द वॉल्यूम, अगर इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर दें तो v डेल डॉट ई डी वी रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब अप्लाई करें डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं आप। अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम एट द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो ये क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल था, इट विल कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो ये सरफेस इंटीग्रल के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई डी वी है, ये जब आप डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास क्या बन जाएगी, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर दें। पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगी ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। अब रो डी वी जो है ये आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या रो आप कह दें डी क्यू ओवर डी वी। ठीक है, तो डी क्यू रो डी वी इंटीग्रल ले लें दोनों साइडों पे, 0 से क्यू इनक्लोज, तो ये डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी।
यानी कि ये इस इक्वेशन के अंदर ये वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर्म, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये आपके पास क्या आ गई है, ये इंटीग्रल फॉर्म है गाउसेस लॉ की। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ। या आपके पास गाउसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म जो है वो निकल आएगी। अब हमने जो गाउसेस लॉ है ये इसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल, इसका एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंसेप्चुअल एनालिसिस वो जितना था यहाँ पर उसको हमने करके देख लिया है। अब हमने डाइवर्जेंस, नेक्स्ट जो है वो डाइवर्जेंस फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आगे भी आपने डाइवर्जेंस ही फाइंड की है, डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट जो है वो डाइवर्जेंस ही है, लेकिन एक और मेथड लगा के हम डाइवर्जेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको फाइंड करेंगे। The divergence of electric field E। अब आप देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन थी according to the equation E of R is equal to 1 over 4 pi epsilon naught integral rho of R prime divided by R square R unit vector d top prime। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 कर दें। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन को। हाँ, आपने सरफेस चार्ज, लाइन चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है क्योंकि ये वॉल्यूम की इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो R है, ठीक है, ये जिसको आप कह रहे हैं ये रो ऑफ R, जो R डिपेंडेंस है, द डिपेंडेंस ऑफ R इज कंटेन्ड in R is equal to R minus R prime। ठीक है, इसके अंदर R की डिपेंडेंस जो है वो कंटेन्ड है। तो अब अगर आप यानी कि ये R वेक्टर जो है ये वाला, ये R माइनस R प्राइम के बराबर है। अब आप इसका डाइवर्जेंस ले लें तो डेल डॉट E ऑफ R दैट इज इक्वल टू 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट
आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वेयर रो ऑफ आर प्राइम डी टा ऑफ प्राइम। अब ये डेल डॉट आर ओवर आर स्क्वेयर, इसके ऊपर हम जो डेफिनेशन है डेल्टा फंक्शन की वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन, जो आपके पास डेफिनेशन है डेल्टा फंक्शन की, उसके मुताबिक डेल डॉट आर ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई डेल्टा क्यूब आर। यानी कि ये वाली टर्म सारी जो है ये 4 पाई डेल्टा क्यूब आर के बराबर है। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला जो है डेल्टा फंक्शन का यहाँ पर लिख लिया है। इसको जो है यू कैन सी इन द फर्स्ट चैप्टर, लेकिन वो चूँकि हमारी कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं था तो हमने इसको नहीं पढ़ा था। लेकिन ये डिराक डेल्टा फंक्शन जो है इसको आप कहते हैं, ये डिफरेंट इंटीग्रल्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने आप इसकी जगह पर ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई। तो नाउ यू कैन राइट डेल डॉट ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 4 पाई डेल्टा क्यूब। अब आर वेक्टर जो है ये आर माइनस आर प्राइम के बराबर है। तो रो ऑफ आर प्राइम डी ऑफ टा प्राइम। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आर प्राइम, अगर आर जो है वो आर प्राइम के बराबर है तो फिर जो हमारे पास 4 पाई डेल्टा क्यूब है इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी अगर आर प्राइम के बराबर हो। लेकिन अगर आर प्राइम के बराबर नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इफ़ r इज इक्वल टू आर प्राइम, अगर आर प्राइम के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा क्यूब ऑफ 0 हो जाएगा फिर ऑब्वियसली। फोर पाई डेल्टा क्यूब आर माइनस आर रो ऑफ आर डी टा ऑफ प्राइम। तो ये आ जाएगा डेल डॉट ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई डेल्टा क्यूब इंटू 0 रो ऑफ आर डी टा ऑफ प्राइम। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू है इसकी इंटीग्रल 4 पाई डेल्टा क्यूब आर की, ये सारी वैल्यू जो है ये आपके पास 1 के बराबर जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 4 पाई भी इधर इसको बाहर ले आए इंटीग्रल। अब ये डेल्टा क्यूब ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है ये। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से रो ऑफ आर डी ऑफ टा, ये तरफ इसको डी ऑफ टा कहना है क्योंकि हमने आर को आर कर दिया।
आर को आर प्राइम के बराबर जो है वो ले लिया है। तो ये यहाँ से 4 पाई इस 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो डेल डॉट ई 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो ऑफ डी टाउ। अब ये वॉल्यूम इंटीग्रल रो ऑफ डी टाउ किसके बराबर होता है? क्यों जी, ये किसके बराबर है? रो डी ऑफ टाउ वी क्यू इनक्लोज के। क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू वी रो डी ऑफ टाउ, यानी कि डेल डॉट ई is equal to Q enclosed over ε0। तो ये आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो निकल आया। लेकिन यहाँ पर ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ई आपने कैलकुलेट किया, यू हैव यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हुए आप ये भी एक्चुअली क्या, व्हाट इज़ दिस इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस लेंगे तो व्हाट इज़ दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो है इट इज़ बेसिकली द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। नाउ अब हमने आगे मूव ऐड करना है कि ये जो गॉसेस लॉ हमने स्टडी किया है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। अब हमें गॉसेस लॉ जो है इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करना है। तो रिसेंटली अभी जो हमने गॉसेस लॉ पढ़ा है, हमने दोनों फॉर्म जो है वो गॉसेस लॉ की देखी है, ठीक है। रिसेंटली वी हैव सीन बोथ इंटीग्रल एंड differential forms of Gauss's law। हमने इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों फॉर्म्स जो हैं वो गॉसेस लॉ की स्टडी की है। लेकिन जो आपके पास इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म जो है इट हैज़ मोर मैजिकल पावर एज़ कंपेयर टू डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म जो है उसके ज़रिए आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो द इंटीग्रल form has more magical power as compared to the differential form। तो आप ये देखेंगे कि मेजॉरिटी के अंदर जब भी आप गॉसेस लॉ जो है उसको अप्लाई करते हैं तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हम ज़्यादातर इंटीग्रल फॉर्म जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो बहुत कम यूज़ होती है।
अब जो क्विकेस्ट वे है, यानी कि अगर कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई सिमेट्री आपको परमिट कर रही है, तो क्विकेस्ट वे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का वो कौन सा है? वो गाजेस लॉ। ठीक है, आसानी से आप गाजेस लॉ को अप्लाई करके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो व्हेन द सिमेट्री permits the Gauss's law is the quickest way to calculate the electric field। तो गाजेस लॉ जो है वो सबसे क्विकेस्ट वे है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम डिफरेंट सीरीज़ ऑफ एग्जांपल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट सिमेट्रीज जो हैं उनके ऊपर गाजेस लॉ लगाएंगे और गाजेस लॉ की मदद से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो गाजेस लॉ जो है इट इज़ ऑलवेज ट्रू इज़ ऑलवेज ट्रू। गाजेस लॉ जो है वो हमेशा ट्रू होता है, बट इट इज़ नॉट always useful। लेकिन ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता। मैंने आपको ये बात पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि गाजेस लॉ जो है इसको ज़्यादातर, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन वहाँ पर हम जब इसको अप्लाई करते हैं तो जो कैलकुलेशन है इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उनके लिए कूलम्स लॉ जो है उसको इस्तेमाल, क्योंकि कूलम लॉ जो है वो ज़्यादा जर्नल फार्म है। कूलम लॉ जो है वो हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप अगर सपोज करें कि हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इफ़ रो क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इफ़ रो हैड नॉट बीन यूनिफॉर्म, अगर रो यूनिफॉर्म नहीं है यानी कि एक जैसी नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। यूनिफॉर्म ना होने का मतलब यह है कि भाई उसके अंदर कोई वेरिएशन आ रही है, कोई ऐसी शेप है कि जो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, या इसके अलावा अगर हम कोई और शेप, और इफ वी चूज सम अदर शेप फॉर, कोई और शेप आप जो है उसको चूज कर लें फॉर गाजियन सरफेस, गाजियन सरफेस के लिए।
स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है तो फिर कोई और शेप ही चूज़ करनी पड़ेगी। तो ये कोई और शेप चूज़ कर भी लेंगे तो तब भी इट वुड स्टिल हैव बीन ट्रू that flux of E is Q over epsilon naught। अगर पहली बात यह है कि अगर रो यूनिफॉर्म नहीं है तो रो यूनिफॉर्म ना होने का मतलब ये है कि जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल नहीं है। और यहाँ अगर आप कोई और इसके अलावा कोई और आप शेप जो है वो चूज़ कर लें, किसके लिए? गाजियन सरफेस के लिए। ज़ाहिर बात है जो सिमेट्री होती है उसी तरह की गाजियन सरफेस आपने ड्रा करनी होती है। अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो स्फीयर ड्रा करेंगे, सिलेंड्रिकल है तो उसके अंदर सिलेंड्रिकल कोई सरफेस है तो उसके अंदर सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो है उसको ड्रा करेंगे। तो कोई भी आप शेप की गाजियन सरफेस ले लें, चाहे वहाँ पर वो सिमेट्रिक है या नहीं है, लेकिन गाजेस लॉ उसके लिए ट्रू होगा। गाजेस लॉ उसके लिए ट्रू होगा, वो सिमेट्रिक है या नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सिमेट्रिक है या नहीं है, गाजेस लॉ इज ऑलवेज ट्रू। क्योंकि उस सरफेस के लिए भी जो फ्लक्स है ई का वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। यही गाजेस लॉ कहते हैं। गाजेस लॉ यही कहते हैं ना भाई चार्ज इनक्लोज है तो उस चार्ज इनक्लोज की वजह से उस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फ्लो कर रहा है और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी सिमेट्रिकल शेप ही होगी तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्लक्स फ्लो करेगा, नहीं, कोई भी शेप होगी तो उसमें से क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ही फ्लो करेगा। यानी कि गाजेस लॉ इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल शेप्स। गाजेस लॉ जो है वो ट्रू है तमाम सिमेट्रीज के लिए, तमाम शेप्स के लिए। ये नहीं है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेशन करनी आसान है तो हम गाजेस लॉ को जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हम उसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। नो, वी कैन अप्लाई बट कैलकुलेशन बिकम डिफिकल्ट एंड द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे to solve the symmetrical distribution what we can use easily गाजेस लॉ। ठीक है, वो अब हम आगे जाके उसको गाजेस लॉ जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो but E would have not pointed in the same direction as DA। तो सारी बात है E और DA जो है वो तो आपस में कोई एंगल बना रहे होते हैं and its magnitude would not be constant over the surface। और इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा सरफेस के ऊपर। एंड विदाउट दैट वी कैन नॉट गेट
ई outside the integral. तो अब अगर रो नॉन यूनिफॉर्म है तो जो ये फार्मूला है रो डी वी, इफ रो इज नॉट यूनिफॉर्म, तो अगर यो यूनिफॉर्म नहीं है तो देन कैन यू टेक आउट रो आउट ऑफ द इंटीग्रल। भाई रो को तो आप तब इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं जब रो कांस्टेंट है, तो अब तो ये वेरिएबल है, ठीक है। तो जब ये वेरिएबल है, हमने शुरू में कह दिया कि रो इज़ नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन यू से दैट योर रो इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट मीन रो इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो जो फिर अगर रो नहीं कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है। तो अगर वेरी कर रही है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से ही है ना, जो पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये रो फिर इस इंटीग्रल से बाहर नहीं आ सकता। आपने अगर क्यू इनक्लोज निकालना है तो फिर इस रो को इस इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यू कांट टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रल। आप इसको इंटीग्रल जो है उससे बाहर जो है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली जो आपको प्रॉब्लम दिया होगा उस प्रॉब्लम के अंदर रो की वैल्यू दी होगी। अगर वो ये कहता है कि रो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर रो यूनिफॉर्म है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो आप उसको सीधा सीधा जो है वो निकाल लें बाहर, ठीक है। इंटीग्रल से बाहर निकाल लें और जो डी वी की वैल्यू उसको इंटीग्रेट कर दें। अब वो डी वी की वैल्यू जिसके लिए भी स्फीयर है, सिलेंड्रिकल है, लाइन है, जो भी है, अब जो सिमेट्री है ये बेसिकली क्रूशल एप्लीकेशन है गाजेस लॉ की। सिमेट्री is the crucial to this application of Gauss's law. क्योंकि हम बार बार गॉसेस लॉ के केस में सिमेट्री का जिक्र जो है वो कर रहे हैं, ठीक है जी। बार बार ये बात कर रहे हैं कि सिमेट्री जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर गॉसेस लॉ जो है उसको लगाना आसान है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी। अब हमारे पास जो है तीन यहाँ पर मेन टाइप की सिमेट्रीज हैं, ठीक है। देयर वी हैव थ्री मेन टाइप्स of symmetries। तो हमारे पास यहाँ पर तीन मेन किस्म की जो हैं वो सिमेट्रीज हैं। नंबर वन, स्फेरिकल सिमेट्री। पहली जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री है। इसमें आप क्या करेंगे, मेक ए गॉसियन स्फीयर एज कंसेंट्रिक स्फीयर। मेक ए गॉसियन
surface as a concentric sphere। तो जब आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री होगी तो उसमें जो गाजियन सरफेस आप लेंगे वो गाजियन सरफेस किस तरह की होगी, स्फीयर की फॉर्म की गाजियन सरफेस होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो इसके अंदर आप जो गाजियन सरफेस है वो एक कोएक्सियल सिलेंडर को लेंगे। मेक योर गाजियन सरफेस एज कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल का मतलब होता है कि जिसके एक्सिस सेम हो। ज़ाहिर बात है, एक तो सिलेंडर सिमेट्री है, उसके अंदर आपने एक और गाजियन सिलेंडर बनाना है, तो उसका एक्सेस जो है वो जिसके अंदर आप बना रहे हैं गाजियन सरफेस का एक्सेस और जो असल सिलेंडर है उनका वो कोएक्सियल होने चाहिए, एक ही एक्सेस होने चाहिए उनके। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो है हमारे पास प्लेन सिमेट्री। ठीक है जी, प्लेन सिमेट्री में हम यूज़ करते हैं पिल बॉक्स। यूज़ पिल बॉक्स एज द गाजियन सरफेस। पिल बॉक्स एक ऐसी सरफेस होती है जिसका कुछ हिस्सा ऊपर भी होता है और कुछ हिस्सा नीचे भी होता है, उसको हम पिल बॉक्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास 2 और 3 हैं जो सिमेट्रीज हैं, इनके लिए हमें लॉन्ग सिलेंडर्स चाहिए और प्लेन्स चाहिए जो एक्सटेंड हो रही हो अप टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर आप कोई सिलेंडर लेते हैं तो हम उसको भी कहेंगे कि वो सिलेंडर जो है इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। यहाँ जो पिल बॉक्स ले रहे हैं, प्लेन ले रहे हैं, प्लेन सिमेट्री, उसमें जो पिल बॉक्स ले रहे हैं उसके लिए भी हम कहेंगे कि वो जो प्लेन रहे हैं वो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी तक वो एक्सटेंडेड है। तो ऑल दो 2 and 3 technically require infinite long सिलेंडर्स। तो इनको जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर्स एंड प्लेन्स एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, जिनको क्या आपने इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया होगा, ऐसी प्लेन्स। अच्छा, अब जो गाजेस लॉ है, ऑल दो द डायरेक्ट यूज ऑफ गाजेस लॉ, जो डायरेक्टली हम किसी सरफेस के ऊपर लगाते हैं, किसी सिमेट्री के ऊपर, टू कंप्यूट
electric fields is limited to the cases of spherical, cylindrical and the planar symmetry. ठीक है जी। जो इन सिमेट्रीज़ के ऊपर आप इसको लगाते हैं और ये लिमिटेड है, यानी कि इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस तक ये लिमिटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। अब हमने ये तो जो सिमेट्रीज हैं जिनके ऊपर गाजेस लगता है उनको देख लिया, ये एप्लीकेशंस, इसका ये इंट्रोडक्शन दिया। अब हमने जो ये एप्लीकेशंस हैं ये देखनी है कि आप किस किस जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, और उनकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है इसके अंदर, इसकी एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशन नंबर 1। तो एप्लीकेशन नंबर 1 के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे अ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर। अ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब गाजेस लॉ की मदद से यहाँ पर हम एक थ्योरम जो है वो प्रूव कर सकते हैं इस आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के लिए। ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ ए गाजेस लॉ वी कैन प्रूव ए थ्योरम फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है जी। तो तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहरे करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख, तो इसके अंदर जो है वो आप एक थ्योरम जो है उसको प्रूव करेंगे। वो थ्योरम मैं राइट डाउन करता हूँ। ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर्स के लिए थ्योरम क्या है कि एन एक्सेस चार्ज, एक्सेस का मतलब है कि पहली चार्ज है कंडक्टर, लेकिन आप उसको मज़ीद चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो एक एक्सेस चार्ज है अगर आप प्लेस करें एक आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर, तो इट मूव्स इंटायरली टू द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि आप जितना आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज, एक्सेस चार्ज देंगे वो कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, वो सारे का सारा कंडक्टर की आउटर सरफेस जो है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो excess charge placed on the isolated conductor
जो एक्सेस चार्ज आप प्लेस करते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर, इट मूव्स एंटायरली, ये जो है मूव करता है एंटायरली टू दी आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये सारे का सारा जो है, जो आपके पास आउटर सरफेस है कंडक्टर की, ये उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो चार्ज पहली चार्ज है, लेकिन आपने उसको क्या है कि मज़ीद चार्ज दिया है, तो जब आपने उसको मज़ीद चार्ज दिया है तो वो सारे का सारा चार्ज उसके अंदर जाने की बजाय उसकी आउटर सरफेस के ऊपर आ गया। यानी कि अब ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर आने की बजाय उस आइसोलेटेड कंडक्टर के बाहर आएगी। यानी कि उस कंडक्टर के बाहर आप गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो आपके पास फील्ड की वैल्यू आएगी। उसके अंदर गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो उसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि सारे का सारा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आ गया। ठीक है, ये फिर अब मैं इसको भी टाइम ओवर हो रहा है, इसको कल मैं प्रूफ करूँगा इसको गॉसियन लॉ से। ठीक है, ये अभी सिर्फ थ्योरम हमने लिखा है, इसको प्रूफ करके हमने देखना है अभी।